हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। मैं आज एक नई सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग साइंस पोर्शन को मेंस परसेप्शन के हिसाब से कवर करेंगे। मेंस के लिए साइंस एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के कारण साइंस में स्कोरिंग नहीं हो पाती है। तो ये लेक्चर जो है आपको काफी हेल्प करने वाला है, जिससे आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी होंगे, अगर आप दूसरे किसी बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स से, आर्ट्स से, तो भी ये लेक्चर आपको ऐसा हेल्प करेगा जिससे आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हर टॉपिक को बहुत डीपली और ब्रीफली भी मैं चीजें आपको बताऊंगा जहां पे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी होगी। तो एग्जाम कैसा पूछता है और हमें कैसा पढ़ना है, ये सारी चीजें लेक्चर में आपको समझ में आएंगी। आज का जो टॉपिक है दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपका जो सिलेबस है, हम लोग जो भी चीजें कवर कराएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है वर्क, एनर्जी, पावर, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट इज वर्क। वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क क्या होता है, आपने बहुत बार जो है ये वर्ड सुना हुआ है। एग्जाम में 2019 में ही वर्क से एक क्वेश्चन आया था। मैं आगे चल के उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, पहले आपको थोड़ा सा वर्क समझाऊं मैं। जैसे वर्क जो है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेजेस में वर्क का मीनिंग सिर्फ यही होता है कि हमने कोई काम किया तो दैट इज वर्क। लेकिन जब हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क के जो फिनोमिना है, वर्क की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें वर्क, व्हाट इज वर्क, तो फिजिक्स कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स। यहाँ पे एक चीज आ रही है दैट इज मूवमेंट, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मतलब जैसे इफ अ पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स, अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसके फोर्स अप्लाई करने से कोई चीज मूव करने लग रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कोई टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो टू व्हीलर में जो इंजन चल रहा है वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है उसके टायर्स पे कि वो आगे बढ़े। और अगर कोई बॉडी, जब उसमें किसी भी तरीके का फोर्स लगाया जाए और उसके अंदर मूवमेंट जनरेट हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि अगर आप जैसे किसी वॉल है, उस वॉल के ऊपर आप कितना भी फोर्स लगा लें वो वॉल नहीं मूव होती। घर में आप दीवार पर कितना भी फोर्स लगाते रहें तो उससे वॉल तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो मतलब वहां पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट का होने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसने कोई भी ट्रैवल नहीं किया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही आप डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो यहां से आपको बात समझनी है कि जब आपने कोई फोर्स लगाया, इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन समथिंग एंड इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं और अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वर्क जीरो हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी का मैं अगर आपको बताऊं कि आपका एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इफ अ कूली इज कैरिंग अ समथिंग ऑन हिज हेड एंड ही इज मूविंग, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम। कि एक कूली है जो सर पे लगभग 30 केजी का एक वेट लेकर चल रहा है, तो उसके ने कितना काम किया, हाउ मच वर्क हैड बीन डन बाय हिम, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब इसी का एक एडवांस वर्जन जब हम पढ़ेंगे, जिसमें वर्क का फॉर्मूला जब मैं आपको समझाऊंगा, तो वहां पे वो क्वेश्चन जो है आपको समझने आएगा। तो यहां से मैंने एक बेसिक चीज बताई कि वर्क जो होता है वो क्या है। तो जब किसी भी चीज में आप फोर्स लगाएं और उसके कारण उसमें मूवमेंट हो तो उसके प्रोडक्ट को कहा जाता है वर्क। जैसे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब ये फोर्स एक्सटर्नल होना जरूरी है, मतलब जब आप किसी भी बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाएं और वो मूव करना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या है, एक तरीके से वर्क है। सेकेंडली वी कैन डिफाइन वर्क एज द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ मूवमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कि अगर कोई बॉडी है जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है और उसके कारण वो बॉडी मूव होकर दूसरी प्लेस पर पहुंच जा रही है, तब जाकर कहा जाएगा वर्क डन है। ठीक है, तो ये एक पहली चीज आपकी क्लियर हुई कि वर्क क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वर्क वैसी चीज है जब आप क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने के कारण वो बॉडी अपनी पोजीशन से मूव करे। मतलब द फोर्स इज यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, मींस द ऑब्जेक्ट इज यूजिंग दैट फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होने के कारण हमारा जो बॉडी है वो मूव हो जाएगी इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। तो तब जाकर हम कहेंगे कि कोई वर्क हुआ है। अब इसको वर्क इसके फॉर्मूले से समझिए। अब जैसे एक बॉडी है जो कि 30 न्यूटन, जैसे फोर्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। इवन डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर होती है। तो
अगर हम बोल रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन का, है ना, इफ बॉडी जो है फोर्स लगा रही है कितने का, 30 न्यूटन का कंसिडर करते हैं, और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो सेम डायरेक्शन है उससे ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव होकर मान लिया जाए 3 मीटर पहुंच गया है, कि पहले जो थी उसकी इनिशियल पोजीशन थी, फिर दूसरी पोजीशन जो है, ये अगर पोजीशन हम मान लेते हैं ये पोजीशन P1 है, दिस इज पोजीशन P2, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करके P1 से कहां आ गया, P2 आ गया, तो P1 से P2 आने पर यहां पे कितना फोर्स लगा है, तो 30 न्यूटन का फोर्स लगा है, और 30 न्यूटन के फोर्स लगने से पोजीशन में कितना मूवमेंट हुआ है, तो 3 मीटर का मूवमेंट हुआ है। तो वर्क जो होता है वो वर्क डन वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल केसेस में। अब इसका एक और भी केस है जो मैं आगे चलकर आपसे डिस्कस करूंगा, जो एक एग्जाम में एमपीपीएससी ने पूछा था, तो पहले आप बेसिक फॉर्म तो समझ लें, तब जाकर आप एडवांस फॉर्म समझेंगे। तो यहां से हो गया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका वर्क डन जो है वो किसके प्रोडक्ट से निकलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। आपको फोर्स पता चल रहा है कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3 मीटर। तो जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 जूल्स। 90 जूल्स जो है, ये जूल जो है वो यूनिट है किसकी, वर्क की, क्योंकि न्यूटन इज फॉर फोर्स, मीटर इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर को ही आप क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं, जो कि आपको आगे चलकर फॉर्मूले से भी क्लियर होगा। तो होप ये आपको इतना समझ में आया होगा कि वर्क कब होगा, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने से वो बॉडी जो है मूव करेगी, और उसके मूवमेंट के कारण वो जितना मूव करेगी, उस दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको वर्क मिलेगा। तो वर्क को पूछा जाता है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो वर्क क्या है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको डाउट आएगा कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आज हमें उसको समझते हैं कि अगर हमें एग्जाम में आता है तो हम कैसे बताएं कि कोई स्केलर क्वांटिटी है या कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें तो जब स्केलर क्वांटिटीज की बात होती है तो स्केलर क्वांटिटीज वो कही जाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो आप सोच रहे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। स्केलर में आ जाता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये एक चीज आएगी आपको। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि टाइम टाइम किसी को 3 घंटे लग रहे हैं, तो 3 जो है 3 आवर्स जो है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। समझ रहे होंगे आप। जैसे कि किसी का वेट है 40 केजी, तो 40 जो है वो है उसका मैग्नीट्यूड, केजी उसकी यूनिट हो गई, लेकिन 40 यूनिट्स जो है, मतलब 40 वर्ड जो आ गया, मतलब जितने भी आपके मैग्नीट्यूड्स हैं, जैसे कि 30 न्यूटन है यहाँ पे, तो 30 क्या है, मैग्नीट्यूड है। 3 मीटर है तो 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है। 90 जूल्स है तो 90 क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो, डायरेक्शन से मतलब ना हो। तो आप सोचेंगे कि वर्क में डायरेक्शन तो लग रही है, कि आप बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इस ऑब्जेक्ट में इस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा था। अब अगर आप इस केस को चेंज कर दें, कोई यहां से इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाए और ये 3 मीटर आगे आ जाए, तो भी तो सेम ही वर्क होगा। तो वर्क चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब कि डायरेक्शन चेंज होने से वर्क में चेंज नहीं आता है। ये ऐसी भी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के बदलाव होने से वर्क, उसके जो आंसर है, या जैसे ये 90 जूल्स का 90 जूल्स ही रहेगा, अगर हम डायरेक्शन यहां से कर दें, हम इसको अपर ले जाएं या इसको डाउनवर्ड ले जाएं, तो सारे केसेस में आपको आंसर सेम मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज कैसे हो जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। जैसे कि आपने किसी चीज पर फोर्स लगाया, अब वो फोर्स लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट कहां पर जा रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर आप फोर्स की बात करें, तो फोर्स जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो अब इस चीज को समझना है, तो ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर आप अपने घर से निकले,
आप घर से निकलने के बाद अगर आप अपने वापस घर तक पहुंच गए तो आपका डिस्टेंस, मान लिया आप 5 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि आप अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको क्या कहेंगे, आपका स्केलर क्वांटिटी, और जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो उसमें और भी चीजें हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो वर्क और वर्क एनर्जी पावर है, लेकिन इसके ऊपर मेरा स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं जिसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज को मैं और भी डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो बस आपको यहाँ याद रखना है कि क्या है, तो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, वर्क के फॉर्मूले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वर्क का फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो वर्क का फॉर्मूला जो है कि फोर्स क्या है, कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि व्हेन वी किक अ फुटबॉल, अगर हम एक फुटबॉल पर किक कर रहे हैं तो वी आर एक्सर्टिंग एन एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे कि ये फुटबॉल है, अब फुटबॉल पे किसी ने एक फोर्स लगाया, जब इसको किक किया तो क्या हुआ, फोर्स ही लगा, जिसको हम F बोल रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉल मूव्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस, अब कुछ डिस्टेंस तक बॉल चली गई आगे, तो इसके कारण जो है फोर्स लगाने के कारण वो बॉल मूव कर रही है। तो यहाँ पे वापस से वही चीज आ जाएगी कि वर्क जो है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि जो बॉल है वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, और क्यों जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये एक चीज याद रखनी है कि फोर्स, जब हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का एग्जांपल लिया है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉल मूव्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, तो दिस डिस्पोजिशन ऑफ बॉल, जैसे कि ये ए पोजीशन है, दिस इज बी पोजीशन, तो बॉल इस तरीके से आगे पहुंच रही है। तो द डिस्पोजिशन ऑफ बॉल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, तो उसी को आप क्या कह देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। तो वर्क क्या है, तो द वर्क इज सेड टू बी डन, क्योंकि W इक्वल्स टू F डॉट डी होता है। अब देखिए यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो आप कहेंगे सर आप बार बार तो F डॉट डी बता रहे हैं, कॉस थीटा तो आपने बताया नहीं। देखिए कॉस थीटा के साथ एक जो है, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि कॉस थीटा को अगर आप देखेंगे तो कॉस का तो वैसे कोसाइन फंक्शन कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसका अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से ग्राफ देखा होगा, दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। तो कॉस की जो वैल्यू बताई गई है, 0 डिग्री पर ये 1 होता है, 90 डिग्री पर ये 0 होता है, 180 डिग्री पर ये -1 होता है, 270 पर ये वापस से 0 होता है, और 360 पर ये वापस से 1 हो जाता है। दिस इज 1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज -1। तो अब देखिए किसी भी चीज पर जब आप फोर्स लगा रहे होते हैं, यहाँ पे समझने वाली चीज है, ये कॉस की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है बचपन में, कॉस 0 क्या होता है, तो कॉस 0 1 होता है। तो आपके जितने भी जनरल केसेस होते हैं उसमें हम F डॉट डी कॉस 0 को कंसिडर करते हैं। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, तो 0 डिग्री एंगल है। तो इस पोजीशन पर आप क्या रख देते हैं, कॉस 0 रख देते हैं। अब कॉस 0 को रखने के कारण कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो F डॉट डी इंटू 1 आप क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू F डॉट डी ही लिखेंगे। तो ये चीज याद रखिए कि कॉस जो है मोस्टली केसेस में 0 होता है। अब जैसे कि अगर आप ऊपर से किसी पे फोर्स लगा रहे हैं या नीचे से फोर्स लगा रहे हैं या इस तरीके से लगा रहे हैं, तो अलग अलग एंगल्स होते हैं। यहाँ पर आपका 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका 270 डिग्री हो गया, और वापस आप यहाँ पहुंच गए तो ये 360 डिग्री हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था, एक कूली जो है a weight of 30 kg is carrying on his head and he is moving, तो what is the work done by him। ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप जो है कई लोगों ने उसमें जो है ये भी बोला कि सर उसमें तो जो है केवल वेट दिया है, मतलब कि कितना जो है वो वजन उठाकर चल रहा है,
लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये नहीं दिया। तो सबसे पहला केस आप समझिए कि वो कूली जो है अपने सर पर वेट उठा रहा है, तो वेट उठाने में कॉस्ट वहां पर क्या लग रहा है, 270 या 90 को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल मूवमेंट है। और वर्टिकल मूवमेंट में अगर हम बात करें तो 90 पे भी जीरो होता है और 270 पर भी कॉस्ट जीरो होता है, तो वर्क वहां पर सीधे जीरो हो जाएगा। उस कूली अगर वो कितना भी काम करता है, कूली कितना भी सामान लेकर वो कहीं पे भी मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा जो वर्क किया गया है, द वर्क डन बाय दैट कूली इज जीरो। तो फिजिक्स के हिसाब से उस कूली ने कोई काम नहीं किया है, बट अगर हम देखें तो उसको कुछ ना कुछ उसका चार्जेस होते हैं, कुछ लेबर हमको देना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में उसने बहुत काम किया है जो आप नहीं कर पा रहे थे, आपने उसको अपनी तरफ से करवाया। लेकिन फिजिक्स कहता है he had not done any work, the work done by him is zero। तो ये याद रखेंगे कि अगर वर्टिकल पोजीशन पर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे वर्क कितना होगा, तो वर्क जीरो होगा। तो ये चीज आपको समझने आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, फॉर्मूला जो है एफ डॉट डी, ये तो मैंने आपको बताया, और साथ में लगता है कॉस थीटा। अब इसकी यूनिट क्या है वर्क की, तो न्यूटन मीटर है, और इस न्यूटन मीटर को ही आप क्या कह देते हैं, जूल्स। और ये जूल्स कैसे नाम पड़ा, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पर जो है वर्क की यूनिट भी आप क्या पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको होप समझ में आ गई होगी कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, एफ डॉट डी कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू मोस्टली केसेस में 1 होती है, तो आप एफ डॉट डी लिखते हैं। कॉस की कोई यूनिट हो नहीं सकती, तो यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो एफ डॉट डी न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही आप क्या कह देते हैं, जूल्स कह देते हैं। तो जूल्स को आप याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर इज जूल्स। तो ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एनर्जी का। तो अगर आपको वर्क के ऊपर सारी क्लैरिटी हो गई तो फिर एनर्जी की बात करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लग रहा है, किसी भी तरीके से वर्क में कोई डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस चीज को आगे जो है कैरी करूंगा। और किसी भी तरीके से आपको जो डाउट लगते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वर्क। अब उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनर्जी। ये एनर्जी को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, इनके ऊपर मेंस एग्जाम्स में सीधे सीधे इनकी डेफिनेशंस आ जाती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको सारी चीजें बहुत इजीली वे में डिस्कस करूंगा कि आप एग्जाम्स में लिख पाए। आप एग्जाम्स में जब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं आपने बचपन में बहुत बार सुने, बट एग्जाम्स में बैठकर उन पर रियली वे में क्लैरिटी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो हमारा जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो आपका पेपर 3 अगर आप देखें तो पेपर 3 में यूनिट 1 जो है आपकी डेडिकेटेड है फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स का पहला टॉपिक ही है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस बार से जो है आप जो मेंस एग्जाम देंगे, इसमें आपको हर यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आने, जैसा आपको पता है। इसमें 3 क्वेश्चंस 3 मार्कर रहेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्कर हैं, और एक क्वेश्चन 11 मार्कर रहेगा। तो ये 10 + 11 एंड +9 इस तरीके से आपका जो है पेपर में मेंस में आने वाला है। तो सीधे सीधे हमको पता है कि हमारी जो फिजिक्स का यूनिट है वो हमको 30 मार्क्स दिलवाएगा, केमिस्ट्री का यूनिट हमें 30 मार्क्स दिलवाएगा, बायोलॉजी की यूनिट हमें 30 मार्क्स दिलवाएगी, टेक्नोलॉजी का पार्ट हमें 30 मार्क्स दिलवाएगा। तो साइंस एंड टेक अगर आप सोच रहे हैं मेंस में छोड़कर जाने के लिए, या अगर आपके उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो देयर इज अ बैड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आपको अगर मेंस में अच्छा स्कोर करना है, रैंक लेनी है, डीसी की पोस्ट तक पहुंचना है, तो साइंस पे आपको अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं, लेकिन साइंस का वेटेज मेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स में साइंस को थोड़ा स्किप करके भी कई स्टूडेंट चले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए मैं स्पेशल डिस्क्लेमर लगा के कह रहा हूं कि अगर आपका मेंस के लिए साइंस स्ट्रांग है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, और नहीं है तो आपको जो है वो स्ट्रांग करवाया जाएगा। तो किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक एक टॉपिक पे क्या चीजें आ सकती हैं, किस तरीके से पूछ सकता है, तो वो सारी चीजें उस फिनोमिना में आप समझिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे ही हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी की। तो सबसे पहले एनर्जी होती क्या है, तो एनर्जी जो है किसी भी तरीके से आप बोलते हैं कि आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, आज मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ,
मतलब आपके अंदर एक तरीके से जो भी आप चीजें फूड खा रहे हैं वो एक तरीके से जो कन्वर्जन होता है उसी चीज को आप एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। जब आप ज्यादा काम कर सकते हैं तब कर सकते हैं जब आपके पास एनर्जी होगी। अब जैसे हमें फूड क्या करता है, तो फूड हमें एनर्जी देता है। तो आप बोलते हैं ना कि मैं काफी टायर्ड फील कर रहा हूं, या किसी भी तरीके आप थके होते हैं या भूखे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार एनर्जी लेवल तो बहुत जीरो हो गया है। तो एनर्जी सिंपल वर्ड में क्या है, तो एबिलिटी है जिससे आप काम कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना है, ये कहता है ना एनर्जी बन रही है ना एनर्जी खत्म हो रही है, ये बस क्या हो रही है, तो ट्रांसफॉर्म हो रही है। कहां से ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं थी। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे आई, तो हमारे अंदर फूड आया, हमने फूड डाइजेस्ट किया, फूड के डाइजेशन के कारण हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का फॉर्म हुआ, ग्लाइकोजन हमारे लिवर और मसल में जाकर स्टोर हुआ, और लिवर और मसल से हम वो एनर्जी स्टोर जो है यूज करते हैं। जैसे कि आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप ब्रेकफास्ट जब तक जैसे ही कर रहे हैं तब तक आपको एनर्जी है, और ब्रेकफास्ट जैसे ही आपका फिनिश हुआ आपकी एनर्जी लूज हो गई। तो आपकी बॉडी में स्टोर होती है एनर्जी। जैसे कि प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है प्लास्टिड के अंदर, वैसे ही एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, हम भी एक सोशल एनिमल है, तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ कैसे स्टोर होती है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है इन आवर लिवर एंड इन आवर मसल्स। तो हम उसको यूज करते रहते हैं जितनी एनर्जी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ज्यादा मत बोलो या ज्यादा मत काम करो, एनर्जी सेविंग मोड पर रहो, तो मतलब कि हमारी बॉडी की एनर्जी स्टोर करके रखें, हम फालतू चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जैसे बोला जाता है, आपने कई बार सुना होगा कि अपनी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि हमारे अंदर तो एनर्जी है, लेकिन हम उसको जो है सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक चीज से दूसरे फॉर्म में। तो हमारी बॉडी में एनर्जी आई और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, तो वो फूड एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, और उसके थ्रू हम लोग अलग अलग काम करते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं दिन भर में। हम जो है किसी चीज को उठा रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लग रही है, हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लग रही है, हम वॉक कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है, हम कोई गेम खेल रहे हैं हमें उसमें एनर्जी लग रही है, हम किसी तरह का कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें एनर्जी लग रही है, हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें एनर्जी लग रही है, हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं उसमें एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसलिए कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एनर्जी। आप बोलेंगे सर ऐसा हम में ही है या सब में है, तो अगर आप देखें तो क्या है, अब आपने जो फूड खाया वो फूड कहीं ना कहीं कुक हुआ होगा, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। आप कच्चा खाना तो खाएंगे नहीं, रॉ फूड तो खाएंगे नहीं। जैसे आपने राइस लिए, आपने व्हीट लिया, तो व्हीट से आपने फ्लोर बनाया, फ्लोर से आपने चपाती या ब्रेड्स बनाई, उन ब्रेड्स को आपने कंज्यूम किया, आपने राइस को पहले कुक किया उससे कंज्यूम किया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये रॉ फॉर्म से कुक कैसे हुई, तो इसमें भी एनर्जी लगी। अब जो फूड था, आपने सुना होगा प्लांट्स अपना फूड जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भी तो क्या होता है, एक तरीके की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एक तरीके से उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपने सुना होगा कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन से फूड प्रिपेयर करता है प्लांट, और वो ग्रो करता है। तो प्लांट जब ग्रो करते हैं तब हम जाकर हम उस चीज को कंज्यूम करते हैं। तो हमें उसको कुक करने के लिए तो सारी एनर्जी का एक सोर्स बोला गया सन, और सन की भी एनर्जी का सोर्स बोला गया न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन होता है उसके अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रही हैं वो उसके कारण। तो इसलिए ये लॉ जो है हर जगह अप्लाई हो जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर क्या है, तो इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। मैं अभी क्लास के एंडिंग में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कौन एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितनी भी बात होगी क्लास में, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत जरूरी होगी। अब एनर्जी की यूनिट भी है क्या, वर्क की तरह जूल। अब आप सोचेंगे कि एनर्जी और वर्क तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे आप कहते हैं कि एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इज एनर्जी, और वर्क में कहते हैं कि जब कोई फोर्स अप्लाई हो और उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हो तब होता है वर्क। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों की एनर्जी सेम होती है, क्योंकि आप जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी होता है, ठीक है। एनर्जी के लिए आगे चलकर मैं और भी फॉर्मूलेज आपको दूंगा और उन दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों की यूनिट जो है जूल हुई है।
और एनर्जी इज फाउंड इन मेनी थिंग्स एंड दस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी चीजों में एनर्जी है, क्योंकि हमने यहाँ कहा कि एनर्जी बनती नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, तो वो भी चीज आपके ऊपर क्लियर हो जाएगी। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एनर्जी समझी कि एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी क्या होती है, ना बनती है ना खत्म होती है, मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ये आपने समझ लिया, उसकी यूनिट जूल होती है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह रहा है कि सारी एनर्जी क्या है, या तो काइनेटिक है या तो पोटेंशियल है। अब ये क्या होता है कि काइनेटिक क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, तो इसको समझने के लिए इन वर्ड्स पर थोड़ा सा फोकस करें। काइनेटिक जहां पे आएगा वहां पे कोई बॉडी मोशन में होगी, क्या होगा, मोशन होगा यहाँ पे। और जब कोई बात होगी पोटेंशियल की, तो यहाँ पे वो स्टैटिक होगी, मतलब जब बॉडी मूव नहीं करती है और उसके अंदर जब वो एनर्जी होती है तो उसको पोटेंशियल कहा जाता है, और जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको काइनेटिक कहा जाता है। मतलब द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स पोजीशन वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे होती है, ये अभी धीरे धीरे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो धीरे धीरे चीजें समझिए। एनर्जी समझ लिया, एनर्जी क्या फॉर्म्स में होती है, अलग अलग तरह की एनर्जीज के फॉर्म्स होते हैं, और यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें जितनी भी एनर्जी है वर्ल्ड में वो या तो काइनेटिक होगी या तो पोटेंशियल होगी। अब वो कैसे होगी ये आपको समझ में आएगा। द एनर्जी इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक, whereas potential energy is the energy stored in an object is measured by the amount of work done। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तो मैंने आपको बता दिया जो चीज मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसी भी चीज में कोई एनर्जी स्टोर्ड है तो उसको आपने क्या कह दिया, तो उसको आपने पोटेंशियल कह दिया। अब कैसे, जैसे कि आपने बचपन में जो है चाबी वाली गाड़ियां चलाई होंगी, टॉयज चलाए होंगे कि उसकी चाबी भर दी जाती थी तो वो उतने दूर चला जाता था। या आपने स्प्रिंग के साथ खेला होगा कि स्प्रिंग को जितना दबाते थे वो जो है उतना फेंक जाता था। या फिर आपने बो एरो की बात करी होगी, आपने बचपन में ये धनुष तीर बहुत चलाए होंगे कि आप इसको जो है अगर पीछे खींचते थे, जितना पीछे खींचते थे, इतना भी नहीं खींचना है कि टूट जाए, तो इस जितना आप पीछे खींचते थे ये जो बो होता है आपका आगे तक जाता है। तो वो क्या है, अगर आपने किसी भी बो एरो में एरो जो है पीछे जितना भी स्ट्रिंग उसका खींचा है, जितना पीछे खींचेंगे वो उतना आगे तक जाएगा। कैसे जा रहा है, तो वो एनर्जी उसमें स्टोर की गई है और उसके कारण वो वर्क कर रहा है। जैसे कि आपके घरों में आपने देखा होगा ओवरहेड टैंक्स होते हैं, पानी भरा जाता है, घर के सबसे ऊपर एक पानी की टंकी होती है उसको, और उसको आप फिल करने के लिए मोटर्स का यूज करते हैं। तो मोटर पानी को ऊपर ले जाती है, लेकिन पानी नीचे आने के लिए मोटर्स का यूज नहीं होता है। तो पानी नीचे कैसे आ रहा है, तो वो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि किसी बिल्डिंग के टॉप पर जाना है, तो बिल्डिंग के टॉप पर जाने पे आपको स्टेयर्स यूज करनी पड़ेगी या फिर आपको लिफ्ट यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि लिफ्ट ऊपर से आपको नीचे आना है तो आप लिफ्ट और जो है स्टेयर्स से आ सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जंप करके भी आ सकते हैं, ऐसा करना नहीं है, लेकिन वो जंप करके आप डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। लेकिन आप नीचे से जंप करके ऊपर आ सकते हैं क्या, तो नहीं आ सकते हैं। उसका रीजन है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए यहां पर ये लिखा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। उसने कितना काम कर सकता है उससे पता चलता है। अब जो यूनिट है एनर्जी की वो है जूल। ये मैं आपको पहले भी बताया कि एनर्जी और इनकी यूनिट कैसे सेम है, मैं आपको फॉर्मूले से प्रूफ करके बता दूंगा अभी। और ये भी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के ऊपर है, इनका नाम याद रखिए, एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि जूल यूनिट किस पे है डेडिकेटेड, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के ऊपर है, तो नहीं भूलिएगा आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एक एनर्जी होती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई दूसरे टॉपिक पे आ गया हूं। उसको समझने के लिए हमें ये एनर्जी समझनी पड़ेगी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, तो उसके फोर्स लगाने पर जो एनर्जी यहां पर लग रही है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि घर के ऊपर पानी की टंकी होती है, ओवरहेड टैंक्स होते हैं। अब इनको फिल करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, नीचे एक मोटर का यूज करते हैं। ये मोटर जो है आपके पानी को लेकर ऊपर चली जाती है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आपके घरों में जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से आप एक बकेट लें और बकेट को उठा के धीरे धीरे इसको भर दें, तो ऐसा हो सकता है।
लेकिन इसको करने में आपका क्या है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये जो एनर्जी लगती है जिससे आप कोई भी चीज को उठाकर लेकर जाएं, तो उसी को कहा जाता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो आप वो पानी लेकर जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आपने क्या यूज किया, एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज करी। इलेक्ट्रिक मोटर ने काम क्या किया, मोटर ने ये काम किया कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने के साथ उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। अल्टीमेटली एनर्जी कौन सी लगी, मैकेनिकल ही लगी, लेकिन उसने किससे यूज किया, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यूज किया। मतलब जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिना मोटर आप ये बताइए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपकी मोटर चलती है क्या घर की, नहीं चलती। तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली तो उसने उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया मैकेनिकल के फॉर्म में। आप भी मैकेनिकल लगा सकते थे, लेकिन आपने अपनी एनर्जी सेव करने के लिए घर में मोटर लगवाई है। आप एक एक बाल्टी लेकर भी ऊपर का ओवरहेड टैंक भर सकते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है, उसका यूज जो है एक मशीन कर रही है। तो उस मशीन जो है हमारे काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। तो यहां पर अल्टीमेटली वो कौन सी एनर्जी लग रही है, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है। तो इसलिए याद रखिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कि कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपको एफर्ट लगाने पड़े, किसी भी तरीके से आपके जो है एक फिजिकल वर्क हो, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे बात हो रही है किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। और हमने यहां पे बात करी थी कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल ये नया कैसे आ गया, तो मैकेनिकल भी कुछ नहीं है, मैकेनिकल भी क्या होता है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सीधे सीधे कोई बोल दे कि क्या है मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जब काइनेटिक एनर्जी आप ऐड कर देंगे तो आपको जो सम मिलेगा उस सम को क्या कहेंगे, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे उसको। ये चीज याद रखनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज यूज्ड टू डू स्पेसिफिक वर्क। जिससे आप कोई भी स्पेसिफिक काम करें तो उसमें हो जाता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर या तो कोई चीज मूव करती है या तो कोई रुकी होती है। अब आप बोल रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक भी है और आपका पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी। और कोई बॉडी के अंदर स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब उसके वो कोई स्टैटिक या रेस्ट पे होगी। तो अगर आप देखें तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे से पानी ले जा रहे हैं ऊपर। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं। तो मूव करते करते क्या हुआ, आपने इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी दी, और जब पानी टंकी में जाकर स्टोर हो गया, ये ओवरहेड टैंक में जाकर स्टोर हो गया, तो यहां पे क्या है, यहां पे तो रेस्ट पोजीशन पे है, उसके अंदर स्टोर है। तो इसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोजीशन के कारण या किसी भी तरीके से उसकी कोई एक लोकेशन देने के कारण, हाइट देने के कारण उसके अंदर जो एनर्जी आ गई वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन बोथ। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि ऐसी एनर्जी जिसकी पोजीशन के कारण एनर्जी हो या मोशन के कारण हो या दोनों के कारण हो, उस चीज को आप क्या कहते हैं, तो आप उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो होप ये दोनों चीज से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में अगर मैं बात करूं कि मैकेनिकल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं भूलनी है कि किसके कारण होती है, तो पोजीशन के कारण, और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, तो मोशन के कारण। ये दो वर्ड्स आपने सीख लिए तो आप कभी भी जो है एग्जाम में परेशान नहीं होंगे। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन इट इज इन मूवमेंट। अब ये याद रखना है कि मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब तो हुआ कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि जब किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो वो स्टैटिक नहीं हो सकती, और कोई बॉडी स्टैटिक है तो वो मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये यहां से एक चीज याद रखिए कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर वो बॉडी काइनेटिक, वो मूव कर रही है तो उसका पोटेंशियल जीरो, वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसका काइनेटिक जीरो। क्योंकि ये एक चीज है कि ये दोनों एनर्जी का सम जो है इक्वल होता है किसी भी टाइम पर। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो रेस्ट पे नहीं होती, और जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन इट इज इन द मूवमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ये चीज आपको समझनी है
कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी है, मतलब आप जब पानी ऊपर जा रहा था, मोटर जब पानी ऊपर पहुंचा रही थी, तो जब पानी मूवमेंट कर रहा था वर्टिकली, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक थी, तो पोटेंशियल जीरो। और जब आपका ओवरहेड टैंक में वो जाकर स्टेबल हो गई, तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक जीरो। तो ये चीज आप याद रखेंगे यहां से कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन इट इज इन मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन इट इज इन रेस्ट। इसके बाद फॉर्मूले की बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, जो मैं आपको स्टार्ट करते समय समझा रहा था कि दोनों की यूनिट सेम कैसे हो जाती है, तो अगर आप देखेंगे तो वर्क की यूनिट क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपको चीज क्लियर हो गई कि वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं सेम वे में लिख दे रहा हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, तो किलोग्राम्स होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी चीज को आप क्या कह देते हैं, तो न्यूटन कह देते हैं। और जो है ये तो हो गया आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो इससे ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा इसको, केजी, ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर। तो ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को ही आप क्या कह देते हैं, इसी को आप कहते हैं जूल। अब देखिए यहां पे मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फुल फॉर्म होता है एम जी एच, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है आपका हाइट। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी में अगर हम बात करें, तो मास आ गया एम वी स्क्वायर, तो मास की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, जूल होता है। तो अल्टीमेटली आपका एमवी स्क्वायर, हाफ का तो कुछ, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो एमवी स्क्वायर भी क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो जूल। और आपका जो वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज केजी एम बाय सेकंड स्क्वायर इनटू एम। तो ये भी हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब आप बोलेंगे सर इससे भी प्रूफ करके बताइए, तो मैं इससे भी बता देता हूं। एम से हो जाएगा केजी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की यूनिट मतलब कि वो कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी चीज की पोजीशन के कारण होता है, तो हाइट की भी यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। तो अल्टीमेटली ये सारे एक्सप्रेशन जो है इक्वल ही रहेंगे, इसलिए जो है वर्क और एनर्जी की यूनिट्स जो होती है जूल होती है। तो आपको जो मैंने ये एक्सप्रेशन बताया है, ये आप एग्जाम्स में लिख देंगे, आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा कि कैसे दोनों इक्वल है। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इस पे स्कोर कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इनकी भी यूनिट जो है वर्क के इक्वल ही होती है। उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। मास, एम से मास होता है, वी से वेलोसिटी, जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज दी हाइट। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहली कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट कैसी होती है, मैंने आपको बताया बार बार। काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब किसी के अंदर मोशन होगा। तो मोशन के कारण किसी में कोई एनर्जी आ जाए तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनर्जी दैट पॉजेस ड्यू टू इट्स मोशन। ये डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही दी थी कि ऐसी एनर्जी जो कि आपके मोशन के कारण डेवलप हो। और काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन इज गिवन एज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज of its motion, or the energy gained by an object from its state of rest to state of motion.
मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट पे थी और वो स्टार्ट कर रही है मूव होना, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। और फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया कि ई का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है एम मास वी वेलोसिटी, एम की यूनिट आपकी जो होती है मास की यूनिट किलोग्राम, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और जब स्क्वायर हो जाता है तो वो आपका जूल बन जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे मैंने आपको वर्क बताया था कि वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, जूल है। तो वर्क और एनर्जी एक तरीके से इक्वल ही है, और जैसे वो स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उनको डायरेक्शन से कोई मतलब ना हो। मतलब कि आप किसी भी चीज पर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एनर्जी लग रही है, तो आप अगर नॉर्थ की तरफ देखकर पढ़ते हैं और साउथ की तरफ देखकर पढ़ने लगते हैं तो क्या ज्यादा एनर्जी लगती है क्या, तो ऐसा नहीं है। तो जहां पे भी आपका डायरेक्शन चेंज होने से कोई फर्क ना पड़े, उस चीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। और जहां पर आपका डायरेक्शन चेंज होने से इफेक्ट आने लगे तो उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने आपको बोला है इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया है। यहां पर हम लोग जो है काइनेटिक और मैकेनिकल की बात करेंगे। इसके अलावा एक जो है, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये इन चीजों की ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, हमारा जो सेंटर है भंवरकुआं में है, आप यहाँ आ सकते हैं एमपीपीएससी अड्डा। यहाँ से आपको बहुत सारी डिटेल्स और भी पता चल जाएंगी। बैचेस जो है हमारे 9th ऑफ अगस्त से स्टार्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मींस दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब जिसको कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो एसआई यूनिट जो काइनेटिक एनर्जी की है जूल है, जो कि आपकी मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कैसे होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर से होता है। तो एम की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, वी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को ही जब आप मीटर पर सेकेंड को ही जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर को अगर ये सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड का इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है वो इसी से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा चुका हूं। एक चीज और याद रख लीजिए, ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीजीएस यूनिट क्या है काइनेटिक एनर्जी की, तो अर्ग। तो इसको आप मेंस में भी एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जो कि आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद दूसरी एनर्जी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आप समझ ही चुके होंगे अब तक कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी के अंदर कोई पोजीशन देना, किसी को कोई लोकेशन देना, किसी को कोई हाइट देना, उसके कारण उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो जाए तो उस एनर्जी को आप क्या बोल देते हैं, तो उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बो एंड एरो का, है ना। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक बो एंड एरो है, ठीक है। तो आपने इसको स्ट्रेच करके इतना खींचा, और यहां पर जो है कोई आर्चर है, कोई तीरंदाज है, जितना उसको खींचेगा तो ये जो खींचा गया है इसको जितना आपने स्ट्रेस किया है, ये पोजीशन के कारण जो एनर्जी इसके अंदर डेवलप हुई है, जिसके कारण ये बहुत आगे तक जाएगा, तो वो किस कारण जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण जाएगा। तो इन केस ऑफ बो एंड एरो, when the bow is drawn it stores some amount of energy and which is responsible for kinetic energy and it gains when it release। जैसा कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखा होगा कि अगर आपके हाथ में बॉल है, आपको उसको दूर फेंकना है, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं फिर बॉल को थ्रो करते हैं। अगर आप अपने हाथ से वहीं करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस तक बॉल नहीं जा पाएगी। तो आपने जैसे अभी देखा होगा ओलंपिक्स में बहुत सारे गेम्स में, जैसे कई लोगों को जैवलिन थ्रो करना था, तो वो अपना जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के कारण वो एक पोजीशन क्रिएट करते हैं, और पोजीशन जो स्टोर हो जाती है एनर्जी, उससे फिर वो जो एक फोर्स जनरेट करके उसको आगे तक पहुंचते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर आपको कहीं से जंप करना है, बीच में कुछ बहुत ज्यादा गैप है, तो आप क्या करते हैं, पीछे से रन होकर आते हैं, रन करते हुए आते हैं, तो आप ज्यादा जो है, तो वो एक बेसिकली एक बैक पोजीशन पर जाना और फिर अपने आप को आगे तक ले जाना, वो एक चीज क्या होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो आपको चीज समझनी है। तो वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एज एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन के कारण कोई भी एक एनर्जी स्टोर हो जाए तो उसको कहा जाता है क्या, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर और भी फैक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पे स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दीजिए दोनों तरफ से, इस तरीके से आप इसकी कॉइलिंग जो है थोड़ी सी वैसी हो जाएगी। तो जैसे ही आप स्प्रिंग छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने पर ट्राई करेगी। Similarly, in the case of a spring, when it is displaced from its equilibrium position, it gains some amount of energy, which we observe in the form of stress feel in our hand while stretching it. तो जब हम उसको दबाते हैं तो हमें कुछ स्ट्रेस फील होता है। So we can define potential energy as a form of energy that results from the alteration of its position or state. तो मतलब कभी भी किसी चीज की जब आपने पोजीशन चेंज कर दी और उसके कारण उसके अंदर कोई एनर्जी आ गई, तो उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओवरहेड टैंक का। आपके घरों में जो पानी की टंकी है, ओवरहेड टैंक है, वो ऊपर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है mgh। mgh कैसे, तो हर चीज के अंदर मास होता ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कोई भी, अब जैसे ये हम पानी की टंकी की बात कर रहे हैं, ये कोई घर है, इस घर के ऊपर ये पानी की टंकी है। अब इसके अंदर ये तीनों एनर्जी है कि नहीं, इसके अंदर मास भी है, इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, और इसके पास कुछ ना कुछ हाइट भी है। तो इसके कारण ये जो पानी है वो अपने आप नीचे आता है। इसको आपको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तो मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई मोटर की आपको जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट हैव द स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक चीज है जो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने वही चीज बताई है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स द फॉर्मूला इज mgh। तो इसमें m जो है मास हो जाता है किलोग्राम्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट। मैं इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं ऑलरेडी। अब जो है अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज द सेम यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या होगी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है इसमें mgh। तो m से आपका किलोग्राम, g से आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h से आपका मीटर हाइट। तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सारी एनर्जी क्या होती है, या तो काइनेटिक होती है या तो पोटेंशियल होती है, और मैकेनिकल क्या है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो वर्क पढ़ा हमने सबसे पहले। वर्क क्या था, तो वर्क जो था कि जब भी किसी बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके कारण वो बॉडी अगर मूव करती है तो उसके अंदर फोर्स हो जाता, वर्क हो जाता है। तो F इंटू डी को आप कर देते थे। लेकिन अगर आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी मूव ही ना करे, तो आपसे पूछा जाए कि कितना वर्क हुआ, तो जीरो वर्क हुआ, क्योंकि वर्क में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। कूली ने अगर सर पे कोई सामान उठाकर रखा है तो उसने कितना वर्क किया है, तो उसने वर्क जीरो किया है। ये कुछ एग्जांपल्स, मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया था आपको। फिर हमने एनर्जी की बात करी, तो एनर्जी जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये बात हुई। और जितनी भी एनर्जी है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी है या तो काइनेटिक एनर्जी है, और जो वर्क है, एनर्जी है, इन दोनों की यूनिट सेम होती है। तो इस तरीके से आप जो नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को आप खुद भी एक बार लिखकर ट्राई करिए। जैसे आपने अभी तक टॉपिक पढ़ा, तो आपने जो नोट्स बना लिए, आप जब इसको रिवाइज करेंगे तो ऐसे ही रिवाइज करिए। आपने वर्क पढ़ लिया, इसके बाद आप जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आप एक बार अपने रफ वर्क में इसको करके देखिए कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही हैं कि नहीं। जितने जल्दी समझ में आएंगे उतने जल्दी आपको कमांड होता जाएगा, क्योंकि मेंस में सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, साइंस का वेटेज ज्यादा है। और साइंस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आपको हायर रैंक मिलेगी, और डिप्टी कलेक्टर जो है, डीसी की पोस्ट मिलने के ज्यादा चांसेस साइंस की वजह से हो जाते हैं। आप जो सर्वे भी हुआ है उस पर भी आप देख लेंगे, जिन बच्चों की साइंस में स्कोर ज्यादा है उनको जो है पोस्ट में भी फायदा मिला है। तो ये मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं सारे जो है मार्क्स अवेलेबल होते हैं, सबका बैकग्राउंड भी क्लियर होता है। तो साइंस के ऊपर फोकस करना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर, और ऑल एनर्जी हैज द सेम यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेजर्ड द यूनिट जूल। तो सारी एनर्जी के अंदर जूल होता है और वर्क की यूनिट भी जूल होती है। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई। अब ये टाइप्स ऑफ एनर्जी देख लीजिए, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है। अब जैसे मूविंग कार है, तो मूविंग कार के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैकेनिकल का मतलब क्या है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। लीपिंग फ्रॉग, लीपिंग फ्रॉग, फ्रॉग देखा होगा आपका, एक बार पहले झुकता है फिर ऊपर कूदता है। तो लीपिंग फ्रॉग के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। जब कार रुकी हुई थी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो बढ़ने लगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी में आप देखेंगे मेल्टिंग आइसक्रीम,
आइसक्रीम जब मेल्ट होती है तो आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या है, लो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो आपका हीट ट्रांसफर होती है हाई टू लो, तो इसके कारण आइसक्रीम मेल्ट होती है। हीटिंग सूप, हीटिंग सूप जो है वो भी एक तरीके से क्या है, जैसे कि आपने सूप चढ़ाया किसके ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर, और गैस स्टोव हायर एनर्जी पे था, मतलब वहां हाई हीट थी, जो सूप पहले ठंडा था वो गर्म होने लगा, तो वहां पे थर्मल एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर जैसे विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी घरों की लाइटें चल रही हैं, लाइटनिंग हो रही है। केमिकल एनर्जी मतलब कोई केमिकल से एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, जैसे फूड हम खाते हैं तो वो एक तरीके केमिकल फॉर्म में होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या हम फूड केमिकल खाते हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारे फूड के अंदर बहुत सारी कॉम्पोजिशन है। जैसे हमने नमक खाया, हमने कॉमन सॉल्ट खाया तो उसके अंदर सोडियम भी है, उसके अंदर क्लोरीन भी है। हमने कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खाए तो हमारे उसमें जो है आपका मैग्नीशियम भी है। हमने कोई विटामिन खाया, कोई फ्रूट खाया तो उसके अंदर विटामिन भी हैं। हमारे जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में आयरन भी होता है, कोबाल्ट भी है हमारी बॉडी के अंदर, मैग्नीशियम भी है, और भी बहुत सारी जैसे मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है केमिकल कॉम्पोजिशन, हम आपका फूड जो है, जैसे कि आपने कोई भी फूड खाया तो उसके अंदर क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। मतलब उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके अंदर प्रोटीन होगा, फैट्स होंगे, विटामिन होंगे, ये सारी चीजों का कॉम्पोजिशन है। तो इसलिए बोला गया जो फूड हम ईट करते हैं वो एक तरीके का केमिकल फॉर्म में जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियर फॉर्म में सन और स्टार्स का न्यूक्लियर फिजन इनसाइड द अर्थ कोर। तो ये अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब जो है आज की क्लास के लिए अगर हम आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताने हैं तो आप कैसे बताएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूं आपको, इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, तो आपका इलेक्ट्रिकल मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो मोटर क्या हो गई, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट हो गई। जैसे सितार है, सितार में मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। साउंड को कई जगहों पे एकॉस्टिक एनर्जी भी कहा जाता है। अब आपका स्पीकर होता है, तो स्पीकर क्या करता है, तो स्पीकर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को या एकॉस्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। जैसे फैन है, तो फैन क्या कर रहा है, आपका विंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो विंड एनर्जी कैसे मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लाइट है, जैसे ट्यूब लाइट्स हैं या बल्ब है, आप वो आपको कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद वो उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं अदर फॉर्म में। जैसे लाइट एनर्जी मिल रही है, जैसे सन से हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो कैसी फॉर्म में, हमने बोला कि हमने बताया कि वो न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ एनर्जी में है। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी चीजें हैं, जैसे गिटार है, सितार की जगह आप गिटार भी बोल सकते हैं, उसके अंदर भी ऐसी एनर्जी है। अब जैसे कि आपने मैच स्टिक जलाई, तो मैच स्टिक क्या है, केमिकल एनर्जी को आपका जो है लाइट और हीट एनर्जी में जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको डे टू लाइफ में जो दिख रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे और भी इंस्ट्रूमेंट्स बता सकते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वर्क एंड एनर्जी को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल कंप्लीट द पावर सेक्शन। तो एनर्जी और वर्क आपको समझने आया है कि नहीं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं कि नहीं। हम नेक्स्ट सेशन में जो है पावर के ऊपर लेक्चर लेकर आएंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग बैचेस हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल्स दे चुका हूं कि 9 अगस्त से आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं भवरकुआ में, और वहां पर भी जो है आपको ये क्लासेस हाइब्रिड फॉर्म में भी मिल सकती है। तो होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।